केंद्र सरकार ने लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया कि दिसंबर 2023 तक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में खाली पदों को भरा जाएगा। सरकार ने दिसंबर 2023 तक मौजूदा रिक्तियों को भरने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में अधिकतम 27,510 रिक्तियाँ, इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल में 23,435 रिक्तियाँ हैं। साथ ही केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में 11,765, सशस्त्र सीमा बल में 11,143, असम राइफल्स में 6,044 रिक्तियां हैं और भारत तिब्बत सीमा पुलिस में 4,762 खाली जगह हैं, जिस पर 2023 तक भर्तियां की जाएंगी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में हो रहा है। इसमें भारत ने 5 में एक दिन गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारत ने लोन बॉल के विमेन फॉर मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 17-10 से हराया। वहीं टेबल टेनिस में भारत पुरुष टीम ने सिंगापुर को फाइनल मुकाबले में 3-1 से हराते हुए गोल्ड जीता है। वेट लिफ्टिंग से भी अच्छी खबर है कि भारत के विकास ठाकुर ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। भारत ने अभी तक कुल 12 मेडल जीते हैं, जिनमें से 5 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपया बुरी तरह नहीं टूट रहा है और वर्तमान में जिस स्तर पर है वह एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। सीतारमण ने कहा कि आरबीआई लगातार रुपए पर नजर रख रहा है और तेज उतार चढ़ाव की स्थिति होने पर ही हस्तक्षेप करता है। उन्होंने कहा, आरबीआई भारतीय रुपए का मूल्य तय करने के लिए हस्तक्षेप नहीं करता और ये अपना रास्ता बनाने के लिए स्वतंत्र है। सीतारमण ने कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपए में अधिक उतार चढ़ाव देखा गया है, लेकिन रुपए का प्रदर्शन अन्य मुद्राओं की तुलना में बेहतर है। विदेशी मुद्रा भंडार कम होने पर उन्होंने कहा कि 22 जुलाई को यह 571.56 अरब डॉलर था और यह कोई छोटी राशि नहीं है। ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानने वाले चीन ने नैन्सी पेलोसी की यात्रा के लिए अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी हुई है। चीन की धमकियों के बीच अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गई हैं। एयरपोर्ट पर ताइवान के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट पर अंधेरा रहा। वहीं चीन ने उनके ताइवान पहुँचने पर फिर से धमकी दी और कहा कि अमेरिका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। 22 प्लेन नैन्सी पेलोसी को एस्कॉर्ट कर रहे थे। उनके दौरे को लेकर पहले ही चीन ने अमेरिका को चेतावनी दे रखी है कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान गई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इन धमकियों के बावजूद स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गई हैं। ये 25 वर्षों में किसी वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी द्वारा ताइवान की पहली यात्रा है। संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में सरकार ने भारत में आए चीनी नागरिकों को लेकर जानकारी दी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि बीते 2 साल में 81 चीनी नागरिकों को भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया। चीन के 117 नन्हे लोगों को 2019 और 2021 के बीच वीजा शर्तों, अन्य अवैध कृत्यों के उल्लंघन के लिए डिपोर्ट किया गया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह भी कहा कि 726 चीनी नागरिकों को वीजा शर्तों और अन्य अवैध कृत्यों के उल्लंघन के लिए प्रतिकूल सूची में रखा गया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार ऐसे विदेशियों का रिकॉर्ड रखती है जो वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश करते हैं। मोदी सरकार डिजिटल इंडिया को लेकर लगातार बढ़ावा देती रही है। इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार डिजिटल स्कूल का कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है, जहां बिना टीचर बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे। डिजिटल स्कूल CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से खोले जाएंगे। CSCE गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर दिनेश त्यागी ने बताया कि भारत सरकार की कोशिश है कि हर गाँव में डिजिटल स्कूल खोले जाएं, जहां स्कूल विदाउट टीचर होंगे। त्यागी बताते हैं कि उनकी कोशिश है कि तेजी से डिजिटल स्कूल के कॉन्सेप्ट को रफ्तार मिले। दिल्ली में मंकी पॉक्स का खतरा अब गहराने लगा है। राजधानी में अब मंकी पॉक्स को लेकर सरकार सतर्क हो रही है। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार दिल्ली सरकार ने मंगलवार को 3 निजी अस्पतालों को मंकी पॉक्स के संक्रमण के लिए 30 आइसोलेशन रूम बनाने का निर्देश दिया है। इनमें कैलाश दीपक अस्पताल, MD सिटी अस्पताल, बत्रा अस्पताल और अनुसंधान केंद्र अस्पताल शामिल हैं। दिल्ली स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि इन अस्पतालों में 5 आइसोलेशन रूम संदिग्ध मरीजों के लिए बनाए गए हैं, जबकि 5 मंकी पॉक्स की कंफर्म मरीजों के लिए बनेंगे। वहीं मंगलवार को ही एक और नाइजीरियन में इस वायरस की पुष्टि होने के बाद मामले बढ़कर 3 हो गए हैं। वहीं संक्रमण के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार भी इससे निपटने के लिए कदम उठा रही है।
मुस्लिम समाज में प्रचलित तलाक के हसन व्यवस्था से पीड़ित महिलाओं का सुप्रीम कोर्ट पहुंचना जारी है। अब मुंबई की रहने वाली नाजरीन निशा ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में तलाक के हसन और ऐसी दूसरी व्यवस्थाओं को निरस्त करने की मांग की गई है। वहीं 2 मई को गाजियाबाद की बेनजीर हीना ने भी ऐसी मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। इन याचिकाओं में कहा गया है कि तलाक के हसन जैसी व्यवस्था पुरुष को अपनी मर्जी से शादी खत्म करने का एक तरफा अधिकार देती है। यह मुस्लिम महिलाओं को असमानता की स्थिति में रखता है। राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह ने कोविशील्ड या कोवैक्सीन की दोनों खुराक लगवा चुके लोगों को एहतियाती खुराक के तौर पर बायोलॉजिकल ई द्वारा विकसित कोर्बेवैक्स टीका लगवाने की सिफारिश की है। कोर्बेवैक्स कोविड-19 के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। NTAGI के अनुसार जिन वयस्कों ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड या भारत बायोटेक के वैक्सीन का टीका लिया है, उन्हें कोर्बेवैक्स बूस्टर दिया जा सकता है। यदि सरकार द्वारा इसे स्वीकृत किया जाता है तो ये पहली बार होगा जब देश में पहले टीकाकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले कोविड वैक्सीन की जगह दूसरी बूस्टर खुराक की अनुमति दी जाएगी। क्रिकेट के मैदान पर एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की टक्कर होने वाली है। दोनों ही टीमें एशिया कप में एक दूसरे से भिड़ती नजर आएंगी। वहीं एशिया कप का शेड्यूल जारी हो गया है, जिसके मुताबिक 28 अगस्त को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत पाकिस्तान का मैच होगा। एशिया कप का फाइनल 11 सितंबर को खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश की टीम भी हिस्सा लेगी और साथ ही एक क्वालिफायर टीम भी एशिया कप में खेलती दिखेगी।